हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपनी एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 यानी 35 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी का मतलब है कि आपके नेत्र से वह, अगर आप किताब को ही पढ़ रहे हैं, कोई किताब लेकर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर आप उस किताब को अपने नेत्र से रखेंगे तो आप उस किताब को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ न्यूनतम की जगह पर अधिकतम दूरी अगर पूछा जाए तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आपको सूर्य दिखाई देते हैं? तो आप कहिएगा कि यस, सूर्य तो दिखते हैं हम लोगों को। तो सूर्य और आपके बीच की जो दूरी होती है वो अनंत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसलिए अगर आपसे अधिकतम दूरी पूछेगा तो आपको 25 सेंटीमीटर नहीं बताना है, आपको बताना है अनंत। लेकिन जब न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप उसे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि मायोपिया किससे संबंधित है? आपका जो ये चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है ना, और इस चैप्टर में आपने नेत्र के बारे में पढ़ा होगा। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के किस भाग पर बनता है? आपको पता होगा कि रेटिना पर बनता है। ठीक है, अगर रेटिना के आगे और पीछे बनता है तो हम कहते हैं कि आंख में दोष हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, वर्णांधता, ये हमारे नेत्र में पाए जाने वाले दोष हैं। और मायोपिया जो होता है बच्चे, वह निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में थोड़ा याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके नाम पर थोड़ा आप मत जाइएगा, फिर से अब मैं फोकस कर रहा हूं। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो बोलना है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, वर्णांधता। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की ही वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। मैं किस तरह से बोल रहा हूं उसको बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके नाम पे थोड़ा आप मत जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारे जो आप जब नोट्स को पढ़े होंगे, आप थ्योरी पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और क्या वजह है कि इसका नाम दूर दृष्टि दोष रखा गया है, ये आप जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तत्काल याद रखिए कि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर की वस्तु दिखाई देने के लिए हम अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होनी चाहिए अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है?
प्रेस बायोपिया जो होता है बच्चे वो जरा दूरदृष्टिता से संबंधित है। अब आपका सवाल होगा कि प्रेस बायोपिया क्या है, तो चलिए इसको भी जान जाते हैं। प्रेस बायोपिया जो होता है इसमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब आपको समझ में आ गया प्रेस बायोपिया क्या है ना। प्रेस बायोपिया में ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, और इस प्रकार के दोष को सारे बच्चे बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो वह उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पर बनता है? तो आपको बताना है दृष्टि पटल, और इसका अंग्रेजी नाम है रेटिना। ठीक है, तो याद रखिए कि हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर बनता है। याद रहेगा ना, फिर से बोल रहा हूं, हमारे आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनता है। जरूर याद रखें इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहले ये फाइनल करिए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, बताइए मुझे। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट की वस्तु दिखाई देने के लिए हम चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दूरदृष्टिता के बारे में मैं आपको पहले बताया कि जरा दूरदृष्टिता में ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको चश्मे में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसे बोला गया है द्विफोकसी लेंस। फिर से बोल रहा हूं, द्विफोकसी लेंस यानी कि चश्मे में आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। कौन? पुतली। ठीक है, अगर क्या होता है कि तेज रोशनी में जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, और जब अंधेरा होता है तो वही पुतली क्या होती है? वो फैल जाती है। तो याद रखना कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह है हमारा पुतली। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है सारे बच्चे कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, अच्छा एक प्रश्न यहां से और प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आप जवाब देंगे रेटिना पर बनता है। ये तो क्लियर है, रेटिना पर बनता है। क्लियर है। अच्छा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। फिर से बोल रहा हूं, उल्टा। हम कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर कैसा बना है? उल्टा। बट हमको सीधा कैसे दिखाई देता है? वो मस्तिष्क का कमाल होता है बच्चे। ठीक है, यहां तक कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, फिर वो हमको बराबर कैसे दिखाई देता है? ये भी मस्तिष्क का कमाल है। तो याद रखेंगे रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जरूर याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष किस प्रकाशित परिघटना से बनता है? अच्छा, इंद्रधनुष आप सारे बच्चों ने देखा होगा कि जब बारिश होने के बाद, ठीक है ना, जब सूर्य की किरणें निकलती है तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर पृथ्वी की तरफ आती है तो होता क्या है कि वायुमंडल में बारिश की कुछ बूंदें अभी मौजूद रहती है, और उन बूंदों पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है बच्चे तो वह बूंदें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और प्रिज्म से आप जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें
प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है कि नहीं है? तो इसलिए हम कहेंगे कि इंद्रधनुष किस प्रकाशित परिघटना से बनता है? तो अपवर्तन और परिक्षेपण दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? जरूर याद रखें, अपवर्तन भी होगा, परिक्षेपण भी होगा, ठीक है? प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या आपने पढ़ा होगा, जिसको यहाँ पर परिक्षेपण लगाया गया है, ठीक है? तो अपवर्तन और परिक्षेपण आप इंद्रधनुष की घटना के इस वजह से घटना घटती है, ठीक है? और इंद्रधनुष में अगर पूछा जाए कि कितने रंग होते हैं तो आपको बता देना है कि 7 रंग होते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगली क्वेश्चन आ ही गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो वह 7 रंग होते हैं। और सूर्य के प्रकाश में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, है ना? सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का नाम विबग्योर से याद रखेंगे। वी से मतलब वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, यानी लाल, इस तरह से। और ऊपर से देखिए वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और रेड यानी लाल। तो इंद्रधनुष में प्रश्न किया जाए कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों का नाम विबग्योर से जरूर याद रखेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? अब आपको मैं बता दूं, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है? होता क्या है बच्चे कि नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का जो प्रकीर्णन जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर प्रकीर्णन होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत कम होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग दूर से ही दिखाई दे देता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऐसे बताया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। तो बच्चे इंद्रधनुष जो होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सुबह के समय सूर्य जो होता है पूरब में उगता है तो आपको इंद्रधनुष देखना होगा तो पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। शाम के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर डूबता है तो अगर उस समय इंद्रधनुष दिखाई देगा तो आपको पूरब की ओर दिखाई देगा। तो याद रखेंगे कि इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो मैंने बोला था ना, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पर भी प्रश्न तो यही बोल रहा है, वस्तुओं को स्पष्ट, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। थोड़ा इसका नाम जो होता है, ये नाम के अपोजिट इसका काम हो गया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ आती है तो बीच में वायुमंडल में कई सारे गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, और जब सूर्य की किरणें जब आती है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बच्चे वो सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो भाई अंतरिक्ष में क्या होता है, कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां कोई सूर्य का प्रकाश का जो कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष होता है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो वो किस दोष से पीड़ित है। तो आप बताइए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जरा बताइए मुझे। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, और इस प्रश्न में भी निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख रहा है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष हुआ है। आई होप कि सारे बच्चों को ये चैप्टर में जो भी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।